अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आज हमें खबर मौसूल हुई है कि जो बी4यू ग्रुप के सीईओ हैं सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब और उनके बेटे इन दोनों का नाम ईसीएल पे डाल दिया गया है, जो एक इंक्वायरी चल रही थी उसी हवाले से। और ये खबर हमें दी है समा के नुमाइंदे इस्लामाबाद से हैं सुहेल रशीद साहब, उन्होंने हमें जॉइन किया है। सुहेल से बात करते हैं इसके हवाले से। सुहेल ये बताइएगा ये कब की डेवलपमेंट है? ये नाम पहले से डाल दिया गया था और अब पब्लिक हुआ है या फिर ये नाम अभी डाला गया है इनका ईसीएल पे? देखिए, जब नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट की थी, तो उसके बाद ही वज़ारत दाखिला से राब्ता कर लिया गया था, लेकिन वज़ारत दाखिला की जानिब से जो हतमी नोटिफ़ाई हुआ है, ये 13 अप्रैल की तारीख है। 13 अप्रैल को इनका नाम जो है, वो बाकायदा वफ़ाकी काबीना की जो एक्ज़ेली कमेटी है, उसकी मंज़ूरी के बाद से फेडरल गवर्नमेंट ने चूँकि ये मंज़ूरी देनी होती है, तो सैफुर रहमान साहब और उनके जो बेटे हैं अहमर, उन दोनों का नाम 13 अप्रैल को बाकायदा इसमें शामिल कर लिया गया है ईसीएल में और उसके बाद नैब को भी इससे आगाह कर दिया गया। उसकी जो एक कॉपी हमें भी मौसूल हुई थी, हमने उसको जो पढ़ा है, उसके मुताबिक उसमें मुकम्मल हवाला दिया गया है कि दोनों का नाम नैब की दरख्वास्त पर ही ईसीएल में शामिल किया गया है और साथ ये भी बताया गया है कि एससीसीपी ने भी पहले इस कंपनी से मुतालिक जो है वो निशानदेही कर रखी है कि ये कंपनी जो है वो फ्रॉड में मुलव्वस है और लोगों को सरमायाकारी के नाम पर जो है वो लूटने में मुलव्वस पाई गई है और ऐसे इसके खिलाफ शवाहिद सामने आए हैं। इनका नाम तो डाल दिया गया है, लेकिन इस वक़्त क्या ये और इनके जो बेटे हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या वो ऑलरेडी जा चुके हैं और बाद में ये काम हुआ है? नहीं, देखिए वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। सैफुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अबूरी ज़मानत भी दे रखी है। 20 मई तक वो इंटरिम बेल पर हैं और मीनवाइल नैब से रिप्लाई भी माँगा गया था और नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्लाई जो है वो ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है और उसमें मुकम्मल हिस्ट्री दी गई है इनकी कि कैसे ये फ्रॉड में मुलव्वस थे और इनकी तरफ से अब तक कितने ज़्यादा लोगों से सरमायाकारी ली जा चुकी है और इनके अपने जो दावे हैं, उनको भी नैब के रिप्लाई में कोट किया गया है और अब तक जो सरफेस किया गया है कुछ अभी तक जो इनिशियल इंक्वायरी है उसके मुताबिक 119 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो चीज़ें सामने ऐसी आ चुकी हैं और नैब का ये कहना है कि लोग जो मज़ीद भी हैं, जो इसमें मुलव्वस रहे हैं या जो इनके इफ़ेक्टीज़ हैं, मुतासरीन हैं या जिनको अब मुतनब्बे किया जा रहा है नैब की जानिब से, वो अब भी नैब से रुजू कर सकते हैं, वहाँ पर कंप्लेनेंट बन सकते हैं, अपने क्लेम्स जो है वो वहाँ पर फाइल कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी के खिलाफ क्योंकि नैब की जानिब से ये बड़ा क्लियर किया जा चुका है, पहले भी वाज़ेह कहा गया है नैब की जानिब से, नैब रावलपिंडी ने इस पर बारहा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी मैसेजेस जारी किए हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने रिप्लाई में भी यही बात की है कि ये एक फ्रॉड कंपनी ही है, लिहाज़ा इसे रकम जो है रिकवर की जानी है और ये जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं और उसपे उसके साथ इनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है, उसको भी खारिज करने का कहा गया है नैब की जानिब से क्योंकि इससे पहले ऐसी एक और कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई थी, तो उनके मालिक को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया था, जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के नाम से एक कंपनी चल रही थी। उसके साथ ही इनके खिलाफ इंक्वायरी, ये दोनों पैरेलल इंक्वायरीज़ चल रही थी, एक साथ ये फ्रॉड सामने आए थे। तो इन्होंने लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रजू कर रखा था, चूँकि अब इनकी इंटरिम बेल है, लेकिन इंटरिम बेल कन्फर्म होती है या नहीं, क्योंकि नैब का ये कहना है कि अभी हमने इनसे बहुत ज़्यादा रिकवरीज़ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए इनका अरेस्ट भी चाहिए होगा। तो अभी 20 मई तक तो इनको फिलहाल रिलीफ हासिल है कि ये 20 मई तक इंटरिम बेल पर हैं सैफुर रहमान साहब। उसके बाद ही कोई नई जो है वो चीज़ सामने आ सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि नैब ने इनके इस वक़्त जितने भी अकाउंट्स हैं, उनको ज़रूर फ्रीज़ कर रखा हुआ है। अच्छा सुहेल ये बताएँ, आपने बताया कि अभी तक 119 अरब रुपए तक का तो इंकशाफ हो चुका है। तो हुकूमती ज़राए या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो ये क्या कहते हैं, ये जो अभी तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये स्कैम है रकम के हिसाब से या फिर नहीं इससे बड़े स्कैम भी हो चुके हैं पास्ट में? देखिए, मुज़ारबा स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे सामने मौजूद है, जो इसी नोयत का था। डबल शाह केस है, जिसके बारे में बारहा चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि हमने अगर डबल शाह को सिंगल शाह बनाया, तो बाकी किसी को भी ऐसा फ्रॉड नहीं करने देंगे। तो फ्रॉड्स तो ऐसे पहले होते रहे हैं। अब देखना ये है कि हतमी जो है, इसमें फाइनल सरफेस क्या होती है, क्योंकि नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसी के तहत पहुँच सकता है कि जितने उसके पास कंप्लेनेंट आते हैं, जितने उसके पास लोग सामने आएँगे कि कितनों से सरमायाकारी दी गई है, और जितना रिकॉर्ड इनकी कंपनियों का बैंक अकाउंट्स हैं, इन सारों को फ्रीज़ करके जितने भी अवेलेबल सोर्सेज़ होते हैं, उन सारों से नैब ने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। लेकिन अभी तक नैब इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच चुका है, अपने रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जितनी भी कंपनी ज़ाहिर की हुई हैं, कि हम इन कंपनीज़ ये चला रहे हैं और इनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको सरमाया भी मिलेगा। वो तमाम कंपनीज़ अभी तक जो रिकॉर्ड मिला है नैब को, उसके मुताबिक वो खसारे में चल रही हैं, वो लॉस में चल रही हैं। वो सिर्फ़ जो है अपने स्टाफ की सैलरी की हद तक की इनकम शो करके उसके अकॉर्डिंगली अपना इनकम टैक्स भी जो है वो रिटर्न्स अपनी फाइल कर रहे थे। उससे ज़्यादा कि उनका सरमाया मौजूद ही नहीं है। तो नैब का ये कहना है कि जो कंपनीज़ खसारे में हैं, उनके ऊपर कैसे ये क्लेम किया जा सकता है कि उससे इतने अरबों रुपए कमाकर किसी को लौटाए जाएँगे। ये सिर्फ़ एक ऐसी जो स्कीम क्रिएट की गई हुई है,
एक के पैसे लेके दूसरे को, दूसरे के लेके तीसरे को, और अल्टीमेटली एक फ्रॉड है जिसमें सारों ने ट्रैप हो जाना है। लिहाजा नैब का ये कहना है कि चूँकि अवाम इससे डायरेक्ट मुतासिर हो रहे हैं और इसलिए ये नैब का डोमेन बनता है, दायरा-कार बनता है कि वो इस पे इंटरवीन करे और इसको रोके और इस फ्रॉड को, जो अभी मज़ीद इन्होंने फ्रॉड होने थे मुबैना, उनसे भी रोका जाए और अवाम को बचाया जाए, और जो पहले जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसकी रिकवरी की जाए। नैब का फ़ोकस चूँकि ये होता है कि ऐसे केस में रिकवरी जल्द से जल्द की जाए, जो पब्लिक है उसको रकम वापस की जा सके, ताकि, क्योंकि अगर तो केस अदालत में चला जाता है, तो उसके बाद तो बड़ा अरसा लगता है, उनको सज़ा हो जाएगी या फाइन हो जाएगा। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो लोअर मिडल क्लास से होता है फाइनेंशियली। तो इसलिए नैब की पहली प्रायोरिटी यही है इस केस में भी, कि किसी तरह प्ली बार्गेन से या उनको अरेस्ट करके उनसे सारी जो चीज़ें हैं उनको कॉन्फिस्केट करके या कोर्ट ऑर्डर से किसी तरह ये पब्लिक को पहले रकम वापस की जाए। प्ली बार्गेन यकीनन ऑफ़र की जाएगी इन्हें भी, लेकिन उसके लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, इनकी ज़मानत का हतमी फैसला क्लियर हो जाएगा कि क्या बनता है, उसके बाद इस पे मज़ीद पेशरफ्त जो है वो हो सकेगी। कि ये जो 119 अरब रुपए की जो आप बता रहे हैं, ये बेसिकली कहीं क्लेम्स वगैरह हैं, उस पे उन्होंने अंदाज़ा लगाया या इनके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं? और जो अकाउंट उन्होंने फ्रीज़ किए, कितनी रकम मौजूद है इनके पास, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितनी हद तक रिकवरी तो हो सकती है? देखिए, अभी तक तो इनके जो कुछ मीज़ान बैंक कराची के जो अकाउंट्स थे, जो विज़िबल इनके नैब के नॉलेज में आए थे, जो इनके अपने नाम पर मौजूद थे, उनमें इतनी ज़्यादा रकूम नहीं है, अगर हम कहें कि जो मतलब 119 अरब के हवाले से भी वो एक मामूली अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ़ अभी इनको ये नैब को पता चला था कि ये इन बैंक्स में इनके अकाउंट्स हैं। तो इनिशियली नैब ने सिर्फ़ उसको लिख के ये आगाह किया था कि नैब ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जब एक इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो एक्यूज़ है या उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता, ना उनको आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही उनको यूज़ में लाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक तो सिर्फ़ बैंक्स को ये कहा हुआ है कि इनके आप अकाउंट्स में ना मज़ीद रकम आने दें और ना ही इसको आगे कहीं फर्दर ट्रांसफ़र होने दें। लेकिन अभी चूँकि एक पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही इसको जाके सारा होगा कि अगर उसको कॉन्फिस्केट करना हुआ तो उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है बाकायदा। फिलहाल सिर्फ़ इसको फ्रीज़ किया गया है कि इसको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकेगा, और ये ऑटोमैटिक इफ़ेक्ट होता है जब किसी के खिलाफ नैब इंक्वायरी स्टार्ट हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्रीज़ हो ठीक जाती है। है। अच्छा सुहेल, कोई ऐसा इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने बैरून मुल्क भी कोई रकम रखी हुई है? ज़ाहिर है अगर कोई स्कैम कर रहे थे ये लोग, तो इन्होंने पैसा बाहर रखा होगा ताकि बचा के भाग सकें उसको। देखिए, मलेशिया इनका जो है ना एक सेफ हेवन के तौर पर ये पास्ट में यूज़ करते रहे, लेकिन मलेशिया में इत्तलात ये है कि इनको पहले ही जो है ना वो डिक्लेयर किया जा चुका है फ्रॉड कंपनी, और वहाँ पर इसको पाबंद किया जा चुका है। मलेशिया में इनके जितने भी बिज़नेसेस थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि इसके जो मालिक थे वो 2009-10 में ये बताया जाता है कि मलेशिया गए थे और एक कंपनी में ड्राइवर की हैसियत से गए थे। तो वहाँ पर कंपनी की जो मालिक थी खातून, उनसे इनकी शादी हुई थी, और उसके बाद मुबैना तौर पर इन्होंने वहाँ भी फ्रॉड किया, वहाँ से फिर ये वापस पाकिस्तान आ गए, लेकिन पाकिस्तान में ये मलेशिया में बिज़नेस होने का जो है वो एक झूठ ज़रूर करते रहे थे कि हमारे मलेशिया में बिज़नेस है, और वहाँ पे बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ का नाम ये यूज़ करते रहे हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और वहाँ पर हम बिज़नेस कर रहे हैं, लिहाज़ा लोग इन्वेस्ट करें। तो इस नाम पर लोगों से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये 2016 से ज़्यादातर ली जाना शुरू हुई है बी4यू में, और इसमें ये मुख्तलिफ अपने कैब्स का कहते थे, कंस्ट्रक्शंस का कहते थे, इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज़ का ये कह रहे थे कि ये हमारी जो है वो रन कर रही हैं, होटल्स बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो बताई जा रही थी। लेकिन ये बताया गया अभी तक कि ये सारा जो है एक प्रगोसला था, फ्रॉड था, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी इनकी इस वक़्त प्रॉफिट अर्निंग नहीं है कि जिसमें से ये उस कंपनी को ही चला सके, कुछ आके लोगों को ये उसमें से कुछ बचत करके दे सके। ठीक है। सुहेल, ये बताएँ कि इनके कुछ टॉप टॉप में सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने शायद खुद भी इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उनको जब आपको अंदाज़ा हो गया, हमने भी एक इस पे रिपोर्ट की थी, बड़ी जल्दी पता चल जाता है जब आप करीब जाते हैं बिज़नेस के कि ये फ्रॉड है। तो क्या वो लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि वो ये कह के तो नहीं जान छुड़ा लेंगे, जी हमें तो पता नहीं था, हमने इन्वेस्ट किया था और हमने आगे लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। उन पर जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट खाया है लोगों के पास से, और रिकवरी उनसे भी होनी चाहिए, तो क्या उनको हिस्सा बनाया गया इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, नैब केस में हमेशा एक विंडो ओपन होती है तमाम एक्यूज़ जो होते हैं या जिनको भी लगे अप्रूवर बनने की। अगर वो अप्रूवर बन जाएँगे और अपनी प्ली बार्गेन भी कर लेंगे, तो उनका यकीनन प्ली बार्गेन में तो एक कन्विक्शन हो जाती है खैर। प्ली बार्गेन अगर वो करेंगे तो दैट इज़ डीम्ड टू कन्विक्शन, कि वो एक सज़ा याफ़्ता बंदे के तौर पे उसमें वो सारी रकम उनको वापस करना पड़ेगी। एक उनके पास ये ऑप्शन है जेल जाने से बचने के लिए, और अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। दूसरा होता है अप्रूवर बनना, कि वो ये कह सकते हैं जी कि हमें तो पता नहीं था, हम तो एक इन्वेस्टर बन के इनके पास आए, हमें लगा कि ये जेन्युइन है, लेकिन हमें ये इन्होंने बताया था, और उनके बारे में जितनी भी है वो इन्फॉर्मेशन अगर वो बता देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के चेयरमैन नैब के अप्रूवल से, तो वो अप्रूवर बन के इसमें से बच सकते हैं और वो अपनी स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो उनका रोल वो इन दोनों में अगर नैब से वो कोऑपरेट नहीं करते, तो यकीनन फिर उनको नैब को अक्यूज़ भी बना सकता है।
जस्ट उनका एज़ विटनेस स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये नैब के जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और अब तो नैब में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम चूँकि होती है, तो इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मुकम्मल एक सेल बनाया गया है अब चेयरमैन नैब की जानिब से। तो उसके हवाले से वो उस वक़्त हर एक का रोल जो है वो देखेंगे कि इसमें क्या बनता है। जब उस रोल का तयन हो जाएगा कि किसका क्या रोल है, उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। अगर तो वो अक्यूज़ बनता हुआ तो यकीनन उसके वारंट्स निकलेंगे, अरेस्ट भी होगा। एज़ अक्यूज़ उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसको सिर्फ़ एज़ विटनेस स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी ली जाएगी। एज़ कंप्लेनेंट भी वो आ सकता है, अपना क्लेम वो करवा सकता है, या फिर वो अप्रूवर भी बन सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस नैब यकीनन उन जी। सारे लोगों के लिए यूज़ करेगा जो उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा सोहेल ये बताएँ कि आपने कहा 2 पैरेलल इंक्वायरीज़ चली थी, एक ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की और एक बी4यू की। लेकिन हमने भी जब इन पे किया तो बहुत सारी कंपनीज़ के नाम लोगों ने हमें दिए हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बगैर हम नहीं बता सकते। लेकिन क्या नैब के डॉक्यूमेंट्स में या आपके ज़राए ने कई कोई कंपनीज़ हैं ऐसी जिनका नाम बताया है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है इन 2 के अलावा? जी देखिए, इस वक़्त नैब में जो हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक़्त जो प्रॉपर्टी फ्रॉड के बाद जो सबसे बड़ा एक वो सामने आ रहा है, वो ऐसे ही फ्रॉड्स हैं, जो मुख्तलिफ सतह पर जारी थे, जिसमें कई-कई ऐसी वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी कि लोग कुरान पे हर्फ़ लेके लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं कि इसका आगे आपने हाँ, किसी को नहीं हदीसें बताना। बता के और हदीसों का हवाला, कुरान का हवाला, ये मल्टी लेवल जी, मार्केटिंग ऐसा ही वाले है। कर रहे हैं तो सारे। इस तरह एक लासानी चिक्स है एक लाहौर में, उसके लिए एक ख़ुसूसी इन्वेस्टिगेशन सेल अब कायम किया गया है। वो भी इसी तरह लोगों से फ्रॉड में मुलव्वस थी। इस तरह बाइक्स की कंपनी चलाने में जो है वो एक इसके नाम पर ली जा रही थी। लेकिन इस वक़्त जो सबसे बड़ा लाहौर में इस वक़्त इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, वो लाहौर वो उसकी लासानी चिक्स नामी एक कंपनी है, उसके खिलाफ बाकायदा प्रेस रिलीज़ नैब की आ चुकी है कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्रिएट किया गया है लाहौर में और इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, बी4यू कंपनी है, और इसके आगे कुछ छोटी-छोटी ज़ैली कंपनी है इसी तरह, और बाकी भी इससे जुड़ी जितने भी मामलात सामने आ रहे हैं, उसकी जो इनिशियल जो है होता है, सबसे पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होता है। नैब या तो कंप्लेंट वसूल होने पे काम करता है, अगर कोई मुतासरा फरीक आ जाए तो तब। दूसरी सूरत ये होती है कि चेयरमैन नैब के अपने नॉलेज में किसी मीडिया रिपोर्ट से या सोशल मीडिया रिपोर्ट से ये आ जाए। सुहेल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये जो लोग हैं बेसिकली जो आपने कहा कि क्लेम लोग जमा करा सकते हैं नैब के साथ, तो इनकी रिकवरी के चांसेस क्या हैं? क्योंकि जो लोग आखिर में आए होंगे ज़ाहिर है उन्होंने तो ना इतना प्रॉफ़िट बनाया होगा, ना उनकी अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई होगी। तो क्या चांसेस हैं इनके पैसे रिकवर होने के? देखें, जल्द चांसेस यही होती हैं रिकवरी के कि अगर प्ली बार्गेन इस केस में हो जाए। अगर वो अपना एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं और वो अपनी रकम वापस करने पर तैयार हो जाते हैं प्ली बार्गेन में, सैफुर रहमान, और वो कहते हैं कि मैं सारी रकम वापस करूँगा, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको नैब ने रकम वापस करनी है प्ली बार्गेन की सूरत में। तो माज़ी में जितनी भी प्ली बार्गेन ऐसी होती रही हैं, उसमें हमने देखा कि कुछ ने तो असल से भी ज़्यादा रकम वापस की है, इसलिए कि जो मुतासरा फ़रीक थे वो 4-4 5-5 साल से सफ़र कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा फिर रकम दी गई। जैसे एक हाउसिंग फ्रॉड था रावलपिंडी का मशहूर लकी अली हाउसिंग सोसाइटीज़, 11 सोसाइटीज़ उन्होंने रजिस्टर करा रखी थी और उनकी एक भी सोसाइटी नहीं थी। उन्होंने 2 अरब रुपए वापस किए थे, जो लोगों से उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के लिए वो की मद में लिए हुए थे। तो उनका कुछ क्लेम जो है उससे कम बनता था, लेकिन चूँकि लोग इन्वेस्टमेंट की गर्ज से था, तो उनको फिर वो 2 अरब रुपए लोगों में वापस तक़सीम किए गए। ऐसे ही इस केस में फौरी रिकवरी जो है वो सिर्फ़ प्ली बार्गेन से मुमकिन है। अदरवाइज़ अगर ये ट्रायल चला जाता है अदालत में और सिर्फ़ केस चलता है, तो केस का फैसला होने में लॉ अगरचे कहता है कि 30 दिन में होना चाहिए, लेकिन 30 दिन में होता नहीं है। मुज़ारबा स्कैंडल बहुत पुराना है और उसके कई रेफरेंसेस अब भी ज़ेर-ए-समाअत और उनके फैसले होते आ रहे हैं। 8-9 केसेज़ में सज़ाएँ हो चुकी है, मुफ्ती एहसान को सज़ा हो चुकी है, उन पे फाइन भी हुआ है, लेकिन जो मुतासरा फ़रीक़ैन है मुज़ारबा के, वो तमाम अभी तक जो है, अब भी वो अपना क्लेम इसलिए माँग रहे होते हैं कि सबको रकम अभी तक नहीं मिल सकी। जो जितनी-जितनी रिकवरी हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली दी जा रही है, लेकिन प्ली बार्गेन के अलावा फौरी रिकवरी का एज़ सच कोई चांस मौजूद नहीं है। सुहेल बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत तफ़सील दी आपने हमें और इसमें अगर कोई और डेवलपमेंट होती है इस केस में हम आपको फिर परेशान करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपका। ज़रूर।